वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज बच्चों हम लोग जा रहे हैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने के लिए। तो इसके लिए आप रेडी हो जाओ। कौन से ईयर का? 2022 का। किस टॉपिक का? तो रे ऑप्टिक्स का। मेरा नाम विकास प्रकाश। जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं बच्चों। तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। तो ये हमारा पहला स्लाइड है जिसका तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे पास क्वेश्चंस हो कि क्या क्वेश्चंस हमने किया और इसका सॉल्यूशन मैं धीरे धीरे बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं दूसरा स्लाइड इसके ऊपर दूं। हो गया बच्चों? फटाफट आइए। आ गया हमारा कौन सा? सेकेंड स्लाइड जिसके ऊपर जो क्वेश्चंस है इसको भी फटाफट पहले क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। फिर हम इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो, ठीक है। जल्दी फटाफट। हो गया बच्चों? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा हुआ है इसको अगर पढ़ोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्पर्सिव पावर कहां मिलेगा। तो ये हम लोग प्रिज्म का जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना बच्चों तो वहां पे देखने को मिलेगा, जब प्रिज्म से अगर प्रिज्म से अगर पास कराओगे तो क्या होगा, 7 डिफरेंट कलर्स में ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है बच्चों। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कौन सा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए एक एंगल होगा जिसको बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्शन। लाइट कहां जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो जा कहां रहा है, वो मुड़ रहा है। तो ये इस वाले को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन और इसको तोड़ने के पावर को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, जिसका फॉर्मूला अगर हम लोग डिस्कस करें ना बच्चों तो देखो क्या होता है, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ओमेगा से। किसको? डिस्पर्सिव पावर को। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बाई डेल्टा, डेल्टा मीन, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर अगर हम देखें ना तो उसका फॉर्मूला बहुत छोटा जो लिखा हुआ है। तो एंगुलर डिस्पर्शन अगर हम लिखे बच्चों तो होता है म्यू वायलेट कलर माइनस म्यू रेड कलर बाई म्यू ऑफ येलो -1, जो तुम्हारा ये डायरेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट तुम्हारा थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम क्या ध्यान में रखेंगे कि एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन से। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1। क्लियर है? अब आते हैं हमारे सेकेंड स्लाइड पे, सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। इसको मैं क्या कर लेता हूं, हटा लेता हूं इसको। नो चलो, अब यहां पे एक क्वेश्चन आया हमारा, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो इसको थोड़ा सा आंसर ध्यान से रखना बच्चों, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा वो इसी आंसर के ऊपर बेस्ड भी होगा तुम्हारा। तो एक साथ हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहले को ध्यान में क्या रखोगे कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 2.42। और डायमंड हमारा क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है। ऑलरेडी ये पहले से तुम सुन के रख चुके हो, तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो अगले क्वेश्चन में जब आएंगे तो इसी का यूज करेंगे, इसलिए इसके ऊपर फोकस रखना बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं दूसरा स्लाइड लेके जा रहा हूं। इसका आंसर तुम लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन जो आया वो क्या है, क्रिटिकल एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डायमंड। क्या पूछ रहा है? क्रिटिकल एंगल। तो देखो अभी क्या बोले थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना, कितना? 2.42। और इसका देखो एंगल कितना, पॉइंट हटा दोगे तो 24 बन जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, 2 आंसर याद हो गया। तो क्या याद रखोगे कि 2 पॉइंट होगा तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 24 होगा तो वो क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे भी और क्वेश्चन हम लोग के आने वाला है, तो इसलिए इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसका बस आंसर याद रखोगे, दोनों आंसर तुम्हारा याद हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करना है। क्या याद रखोगे? 2.4 और 24। हो गया ये आंसर बच्चों। अगले स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो 2 आंसर हमारा एक साथ हम लोग को मिल गया। अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम इसका रखते हैं हम लोग? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका मीनिंग μ2 1, इसका मतलब होता है μ2 बाई μ1 बच्चों। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या पढ़ते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये भी देखो डायरेक्ट थ्योरी पे बेस्ड है। आंसर इसका क्या हो गया तुम्हारा? ए हो गया। इसी को पढ़ रहा है वही आंसर दिया। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमको थ्योरी याद रखना होगा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये,
तो ये लिखने का एक और तरीका है इसका बच्चों, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है μ2 1, ये दूसरा तरीका है। तो अब ध्यान में देना, क्वेश्चन में दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों का मीनिंग क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो रेस्पेक्ट किसके, तो जो ऊपर लगा होगा वो नीचे आएगा और जो बेस में लिखा होगा उसको ऊपर हम लोग को लिखना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को ऊपर लिखना है और बैक में जो लिखा है उसको नीचे में लिखना है। इस चीज को ध्यान में रखो। अभी इसमें फिर क्वेश्चन करेंगे अभी आगे। ये फॉर्मूला हो गया एज अ थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज अ थ्योरी को हम लोग डिस्कस किए। तो इसको याद रखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर तुम्हारा बेस बन जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ ये चीज, इसको नोट कर लोगे, एज अ फॉर्मूला याद भी रखोगे, क्योंकि अभी हम इसको अगले स्लाइड में इस क्वेश्चन के ऊपर काम करने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बच्चों। तो रेनबो का बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मेशन है उसको अगर हम पिक्चर में देखें तो ऐसा हम लोग को डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है जब बरसात होता है। तो हम लोग देख रखे हैं ऐसा चीज पिक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इसका बेसिक जो डेफिनेशन होगा, बेसिक जो फंडामेंटल होता है वो डिस्पर्शन होता है, क्योंकि लाइट का टूटना ही बेसिकली क्या होगा, रेनबो का फॉर्मेशन होगा। रिफ्रैक्शन सेकेंडरी कैसे, तो रिफ्रैक्शन उसमें होगा, लेकिन अगर फंडामेंटल अगर बोला जाए तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट उसका है डिस्पर्शन, यानी लाइट का ब्रेक होना। अगर मान लो रिफ्रैक्शन हो रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो आंसर एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये आंसर दिया हुआ है, इसलिए तुमको ध्यान क्या रखना, अगर फर्स्ट अगर चॉइस मारना होगा तो क्या मारोगे, डिस्पर्शन, क्योंकि डिस्पर्शन के कारण ही रेनबो का फॉर्मेशन होगा, रिफ्रैक्शन के कारण नहीं। क्योंकि लाइट हम लोग का क्या होता है, एयर से पानी में जाता है, रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन उसको रेनबो का फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हो बच्चों। रेनबो का फॉर्मेशन अगर बोलना है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, डिस्पर्शन। हाँ, उसके अंदर ये फंक्शन होता है, फेनोमेनन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन बेसिक जो होना चाहिए वो क्या होगा हमारा, डिस्पर्शन। तो क्या आंसर मारोगे, अगर पहला चॉइस आएगा तो डिस्पर्शन, अगर बोथ लिखेगा तो बोथ दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन पहला अगर आंसर देना होगा तो कौन सा देंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये बेसिक फंडामेंटल है क्या होने का, डिस्पर्शन ऑफ लाइट या रेनबो के फॉर्मेशन के होने का। क्लियर है चीज। अब आते हैं इसी के ऊपर अगला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ 4 डायप्टर। तो देखो पावर बेसिकली जो हम लोग चश्मा यूज करते हैं, बहुत लोगों को देखो चश्मा लगाते हुए देखोगे, तो अलग अलग जो है वो उसका पावर होता है। अब वो डिपेंड करेगा उसके पास प्रॉब्लम कौन सा है, तो एक हो सकता है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो लेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखें, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। पावर को जो हम लोग मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या है, डायप्टर। लेकिन अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 4 डायप्टर, कितना, 4 डायप्टर, और 4 डायप्टर को लिखने का मतलब है 4/1 मीटर उल्टा, यानी 1 डायप्टर को अगर देखा जाए बच्चों तो होता है मीटर इनवर्स, कितना, मीटर इनवर्स, इसलिए इसको क्या लिखे हम लोग नीचे। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे, क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखो फोकस किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, 4 कहां आएगा, नीचे की तरफ, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, 1/4 बच्चों। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, बनेगा 0.25, यूनिट क्या लगाओगे, मीटर, नॉट सेंटीमीटर, तो यहां सेंटीमीटर में दिया है, यहां मीटर में दिया हुआ है। तो याद रखना कि डायप्टर जो होता है वो मीटर इनवर्स का, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 0.25 मीटर का, ना कि सेंटीमीटर, इसलिए ध्यान रखना। और पूछ दिया कभी कभी सवाल कि 1 डायप्टर किसके बराबर होता है, तो ये बता सकते हैं। कभी कभी सवाल ये पूछेगा कि पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो देखो यहां 2-3 सवाल का जवाब हम लोग को यहां पे मिल गया बच्चों, तो इसको भी ध्यान में रखोगे। क्लियर हुआ। आते हैं अगले, हम लोग क्या करना है, अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारे पास क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों कि फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इन एयर एंड इन वाटर। तो यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी पढ़ाए थे ना अभी, उसका यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो, तो यहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसको याद रखोगे 1/f इज इक्वल टू ब्रैकेट में μ21 -1 1/r
r माइनस 1/r2, ये यूज करते हैं बच्चों। कौन सा फॉर्मूला? इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी लेंस को बनाने का। तो हमारा जो लेंस बोल रहा है वो क्या दे रहा है कि ग्लास का लेंस है। लेंस किस चीज का है? ग्लास का। और इसके इधर क्या रखा हुआ है? वाटर। यहां क्या रखा हुआ? वाटर। इसके अंदर क्या है? ग्लास। तो मीडियम बाहर का क्या किया है? वो एयर की जगह पे क्या लगा दिया है? वाटर। अगर एयर होता और ग्लास का वैल्यू कितना होता है? 3.5, उस समय फोकल लेंथ हम लोग का होता है कितना? आर के बराबर। किसके बराबर? आर के बराबर। और यही अगर वाटर में, बाहर का मीडियम वाटर कर दिया जाए तो यह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। यहां से 1/f इज इक्वल टू किसका लिखोगे? μ2। 2 का मतलब जो अंदर में है मेरे पास, ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 3/2 बाई वाटर का कितना लिखा हुआ है? 4/3। क्या लिखोगे? 4/3 माइनस 1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2/r। कितना लिखेंगे? 2/r बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2/r। तो ये 2 से कटेगा कितना बार में? ये 4 बार में। यहां देखो, फोकस लेंथ ऑफ वाटर क्या दिखाओगे? 4 ऑफ r के बराबर। तो क्या दिख रहा है? यहां जो था एयर में वो तुम्हारा कितना था रेडियस? r के बराबर। यहां जो हो गया वो कितना हो गया? 4r के बराबर। तो क्या हो गया? कितना टाइम्स बोलोगे? 4 टाइम्स बोलोगे, क्योंकि यहां पे मान लो अगर 1 है तो कितना है? 4 है, तो कितना हो गया? 1 4 तो कितना टाइम हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ वाटर जो होगा एयर के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। ये लिखने का मतलब है कि तुम्हारा सराउंडिंग जो मीडियम है वो वाटर है, और यहां लिखने का मतलब क्या है? बाहर का जो मीडियम है वो क्या है? एयर है बच्चों। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगर वो तुमको दे दिया कैसा वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू, तो भी यूज कर सकते हो। तो ये वाला याद रखना। कौन सा? एयर में किसके बराबर? आर के बराबर, और वाटर में कितना? 4r के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है ना? चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। क्लियर है ये चीज? चलो अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसको देखते हैं। कौन सा? इंटेंसिटी। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट। स्कैटरिंग लाइट का मतलब समझते बच्चों? स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? छितरना, फैलाना। कोई चीज मान लो रखे घर में, फेंके, छितर गया। वैसे लाइट भी क्या होता है? छितरता है, जिसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। जैसे आकाश को देखते हो कैसा? नीला। पानी का रंग देखते हो, समुद्र में पानी का रंग नीला। ये सब किसके कारण है? उसका नाम है, फेनोमेनन का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर तुम सिग्नल पे जाओगे तो लाइट कैसा देखोगे? रेड लाइट यूज किया जाता है। किस फेनोमेनन के कारण? यही स्कैटरिंग के कारण। तो स्कैटरिंग जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे। देख रहा ऑप्शन देख रहे हो कितना सब वेवलेंथ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। इसलिए ब्लू कलर ज्यादा फैलता है, रेड कलर बहुत कम फैलेगा। इसीलिए हम लोग सिग्नल पे जो लाइट यूज करते हैं वो कैसा बच्चों? रेड लाइट। क्यों? क्योंकि उसका स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए दूर तक उसको हम लोग देख सकते हैं। ब्लू लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, ये सब क्या होता है? ज्यादा फैलेगा, जिसके कारण इसका यूज हम लोग कम करते हैं। तो स्काई अगर ब्लू है तो किसके कारण? यही फेनोमेनन है जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो उसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे छोटा। रेड का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे बड़ा। इसलिए सबसे बड़ा होगा तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है हम लोग का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए इसका जो स्कैटरिंग होगा रेड का वो सबसे कम होगा और ब्लू का सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का? आंसर डी बच्चों। क्लियर चीज? तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने के लिए आएगा तो इसको ध्यान रखना। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या है हमारा? पावर ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। अब 2 लेंस कोई भी हो सकता है, कन्वर्जिंग हो सकता है या हमारा डाइवर्जिंग लेंस हो सकता है। कौन सा लेंस हो सकता है बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। अगर कन्वर्जिंग लेंस हुआ तो यूज क्या करोगे? 2 लेंस को अगर हम ऐसा कांटेक्ट में रखेंगे, एक का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है बच्चों। तो इसको चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ध्यान रखना।
कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपली P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए। सिंपल अलजेब्रा, इसलिए क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी कैसा होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होने के कारण इसको हम लोग अलजेब्रा का सम से यूज करते हैं। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है चीज? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अगले क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, अभी ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके अभी सॉरी, अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे थे, इसको ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कहां पे अभी बताए थे, रिलेटिव। देखो क्या पूछ रहा है, ये कौन सा है, रिलेटिव। कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑलरेडी अभी बता चुके हैं कौन सा फॉर्मूला, ध्यान रहो, म्यू 2 1, क्या लिखे थे वहां, म्यू 2 बाई म्यू 1। तो 1 के जगह पे मेरे पास क्या है, 1 के जगह पे हम लोग का W हो गया और 2 के जगह पे क्या हो गया, G। यहां से अगर लिखोगे तो म्यू G W, तो लिखेंगे म्यू G बाई म्यू W। हो गया ये वाला फॉर्मूला, सेट हो गया। इसलिए बोला था क्या करने के लिए तुमको, ये याद रखना। क्या बोले थे तुमको कि अभी ध्यान रखना क्योंकि अभी हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो ग्लास का कितना दिया हुआ हम लोग का, 3/2। वाटर का कितना है, 4/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 3 जा ऊपर में 9 बन जाएगा और नीचे में 4 2 जा 8 बन जाएगा बच्चों। देखा, जो पीछे पड़े तो उसका यूज हो गया, इसलिए बोलते हैं ध्यान रखो सॉरी, क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो ये आंसर का आंसर हमारा सी, 9/8। इसको एक बार क्या कर लो तुम, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। चलो क्लियर है ना। तो इसलिए कह रहे हैं पीछे जो बनाए अभी उसको भी ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुन लोगे तो क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन उसी पे रिपीट होता रहेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कौन सा अगला क्वेश्चन, ये हमारा है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज। क्या पूछा सवाल, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास फॉर ग्लास इज। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है बच्चों, क्रिटिकल एंगल देखो समझा रहे क्या, कि अगर किसी लाइट को किसी मीडियम के ऊपर अगर दोगे और उसका एंगल ऑफ ये कितना हो जाए 90 डिग्री, और इस एंगल को यहां जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, जिसका फॉर्मूला हम लोग थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू यूज करते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। तो म्यू का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। तो ग्लास का अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे थे कितना, भूल गए, यही दिक्कत है। चलो देखो म्यू का वैल्यू हम लोग कितना लिखे थे अभी, 3/2। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूज किए थे 3/2। अगर यहां से इसको थीटा सी अगर रखा जाए, थीटा सी अगर रखा जाए तो कितना मिलेगा हम लोग को, साइन इनवर्स 1/, तो यहां 3/2 रखोगे तो 2 कहां चला जाएगा, 3/2, तो कहां चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे, ये आ जाएगा कितना, 1 मिनट, इसको हम डायरेक्ट म्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 1/म्यू। तो यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स 1/म्यू के जगह पे यहां रखेंगे 3/2। क्या देखोगे कि 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, क्या करोगे तुम, यहां इसको ठीक कर लेना, थीटा सी क्या कर लोगे, थीटा कर लेना, वहां म्यू नहीं। वहां से अगर हम करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा साइन इनवर्स 0.67। इसका वैल्यू देखोगे बच्चों 45 से कम होगा। किससे कम होगा ये, 45 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, 1/√2। साइन अगर 45 डिग्री का वैल्यू अगर देखोगे बच्चों कितना मिलेगा हम लोग को, 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो 0.7 के आसपास आएगा। तो देखो ये 0.7 से क्या है, 0.7 से क्या है, कम है या ज्यादा, कम है ना। तो एंगल क्या होगा, 45 से
कम होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 48 डिग्री, कौन है? तो डी आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग अगर लॉजिक लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखोगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ये क्योंकि तुमको ये काम आएगा जब तुम इसको शॉर्ट आंसर का डेफिनेशन जब लिखना होगा तो यूज होगा। ठीक है, अभी हम आगे फिर दिखाएंगे, बार बार समझा रहे, जो अभी पढ़ा रहे उसका यूज आगे होते जाएगा, इसलिए अभी का जो क्लास कर रहे हो उसको ध्यान से सुनते रहो बच्चों, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लिए, हो गया। चलो अब आते हम लोग इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। किसके ऊपर? अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो देखो क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो अभी जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन जो पढ़ते उससे इसका नहीं बनता है, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला बना रहे हैं। कौन सा? तो यहां पे लिखा हुआ म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। इसको अगर बनाना चाहो तो स्नेल्स लॉ से बना सकते हो, और उतना चूंकि हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना है इसलिए उसको उतना करने का जरूरत नहीं है। इसका जो डेल्टा एम लिखा हुआ है यानी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन उसको बोलते हैं। ये बेसिकली ये एंगल जो था वो उसको मिनिमम के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके लिए कंडीशन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर, ये दो चीज इसका ध्यान रखोगे। और यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम, इसमें बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तुमको, बाई साइन या बाई 2 और बाई साइन ए बाई 2, ये हम लोग लिखते हैं बच्चों। ये डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला, इसका लॉन्ग डेरिवेशन भी आता है। क्या आता है इसका? एक डेरिवेशन आएगा लॉन्ग के अंदर जिसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये एक एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें दो चीज ध्यान में रखना है। डेल्टा एम क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल ऑफ डेविएशन, किसके लिए? मिनिमम के लिए। और आई इक्वल टू ई इसका कंडीशन होनी चाहिए फॉर मिनिमम डेविएशन, किसके लिए? फॉर मिनिमम डेविएशन। और म्यू यहां से निकालते हैं, किसके लिए? ये प्रिज्म के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। इसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों, सिर्फ प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है, इसके अलावा और किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। फटाफट इसका क्या कर लो, तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको जो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो उसमें काम आ जाएगा। ये चूंकि थ्योरी है इसलिए इसको याद कर लो। चलो फटाफट हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अगले स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास उसको देखते हैं, क्या क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? डिफाइन द क्रिटिकल एंगल एंड राइट इट्स कंडीशन। एक शॉर्ट है, छोटा सा डेफिनेशन। तो क्रिटिकल एंगल पहले किसको बोलते हैं, फिर उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। देखो क्रिटिकल एंगल अगर हम डिफाइंड करें तो कह रहा है कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए, कैसा जाना चाहिए? दूसरे मीडियम में। तो ये कह रहा है कि यहां जो एंगल होगा क्या देखेंगे हम लोग, अगर मान लो थीटा है, फिर इस एंगल को हम और बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रे जो होगा इसके ऊपर, किसके ऊपर? इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कह रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, कौन सा? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या बोलोगे बच्चों? वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हो, कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा रखना है कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। इस कंडीशन को यानी इस इंसिडेंट एंगल का नाम रखते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्या रखते हैं? इस इंसिडेंट एंगल को जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा कितना हो जाए बच्चों? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब बहुत बार सुने होंगे, कैसा? कि कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो कहां भर्ती है? आईसीयू में। आईसीयू में भर्ती है, इसका मतलब क्रिटिकल का मतलब क्या है? सोचो जरा, या तो वो बचेगा या वो रहेगा। तो क्रिटिकल कंडीशन में एक ऐसा पोजीशन कि वो दोनों साइड के कंडीशन को फॉलो कर सकता है। तो उसी तरह अगर लाइट अगर उस मीडियम में चला गया, लाइट अगर उस मीडियम में चला गया तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। अगर इस मीडियम में आ जाएगा तो टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। दो अलग अलग फेनोमेनन को ये शो करता है, तो इसीलिए इस एंगल का नाम रखा गया है क्रिटिकल एंगल। तो डेफिनेशंस का देखते बच्चों क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच, कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, इस पिक्चर को हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, क्या हो जाएगा इस 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो इसको पिक्चर वाइज अगर देखा जाए तो ऐसा हम लोग का मिलेगा, एंगल ये 90 डिग्री, ये हम क्या एंगल को होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्लियर है, कितना एंगल 90 डिग्री। चलो अब अगला जो इसका कंडीशन हो चाहिए, अगर बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 sin i, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। r कितना है मेरे पास 90 डिग्री, r का वैल्यू कितना हम लोग का 90 डिग्री, और i का वैल्यू कितना हमारा थीटा c। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बच्चों, μ1 sin थीटा c। इसके बाद अगर इसको हम लोग रखेंगे तो μ2 बाई μ1, क्योंकि sin 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1, sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू μ2 बाई μ1। उसके बाद जो थीटा सी हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा μ1 बाई 2। अगर μ2 यानी अगर ये μ2 को अगर हम एयर ले ले, क्या ले ले हम लोग, μ2 को अगर एयर ले ले तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा μ1। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा सी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो μ2 का वैल्यू कितना लोगे एयर के लिए 1, एयर के लिए कितना लेते हैं हम लोग 1, इसलिए ऊपर में अब यहां पे रिलेटिव ना लिख के हम लोग क्या लिखे, सिंपली μ1 लिखे। क्लियर चीज। अब आते हैं सेकंड इसका पार्ट, कंडीशन क्या होना चाहिए। तो देखो यहां क्या बोले, कौन सा मीडियम, डेंसर, यहां कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा। तो लाइट कहां से ट्रेवल करना चाहिए, लाइट जो होगा वो डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए इसका थीटा सी के बराबर। तो ये हम लोग आगे देखते हैं, अगला इसका कंडीशन क्या है हमारे पास। तो इसका कंडीशन देखेंगे हम लोग तो वो मिलेगा, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट मस्ट बी प्रोपगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट मस्ट प्रोपगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और सेकंड कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन इनिशियल एंगल, यानी इसका आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो ये दो कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोग को ऑब्जर्व होगा। अभी क्या बताए थे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और ये टकरा के वापस इसी मीडियम में आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। केस था रिफ्रैक्शन का, लेकिन लौट के सेम मीडियम में आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बच्चों। तो ये हमारा आ गया दो कंडीशन। अब अगला जो है क्वेश्चन, उसके ऊपर हम लोग आते हैं बच्चों। एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्या है, एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है कि लाइट को जब प्रिज्म से पास करोगे तो 7 डिफरेंट कलर में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, 7 डिफरेंट कलर में देखोगे क्या, टूट जाना। तो लाइट का, किस लाइट का, व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर में टूटना, ब्रेक होना, क्या होना, ब्रेक होना, इस फेनोमेनन का नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका जो डेफिनेशन है वो देखते हैं बच्चों, क्या है, व्हेन लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स या इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, शॉर्ट में लिखना है तो। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन होने के पीछे जो रीजन है वो है डेविएशन, और डेविएशन कौन डिसाइड करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेविएशन कौन डिसाइड करता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है कि जो डेविएशन है किसका, रेस का, वो कौन करता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर का अलग अलग होता है बच्चों, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है वो वायलेट कलर का होता है, यानी डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किससे, किससे होगा हमारा, क्या देखोगे बच्चों, किससे बड़ा होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किससे, लैम्डा के। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो क्या देखते हैं, लाइट का वेवलेंथ, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट का कम है, इसलिए क्या हुआ हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट ज्यादा होगा, रेड का कम होता है। इस प्रॉपर्टी के कारण बच्चों, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होता तो ये लाइट ब्रेक नहीं होता, स्प्लिट नहीं होता। तो इस के कारण, किसके कारण, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेविएशन पे। डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ। तो ये तीन एक रिलेशन भी है जिसको ध्यान में रखोगे कि डेल्टा म्यू के ऊपर, म्यू वेवलेंथ के ऊपर। तो वेवलेंथ अगर बड़ा होगा तो म्यू छोटा होगा, डेविएशन कम होगा। लैम्डा छोटा होगा, म्यू बड़ा होगा तो डेल्टा बड़ा होगा। इसलिए किसका सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, वायलेट कलर का। सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का। क्लियर है, इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन बच्चों आज के लिए, आज का जो लेक्चर है वो आज यहीं पे खत्म होता है, जो 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो बच्चों, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, और बच्चों को क्या करो, ऐड करो, ताकि उनको भी इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके बच्चों। ओके, बाय बच्चों।